दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन में। और जैसे कि हम लोग कल वायुमंडल के विषय में अध्ययन कर रहे थे और वायुमंडल के विषय में अध्ययन करते करते हमने देखा, पहले तो हमने पदार्थ की अवस्था के विषय में पढ़ा, उसके बाद में हमने देखा कि वायु क्या है। जैसे कि हमने बताया कि वायु गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वायुमंडल के विषय में पढ़ा, है ना। वायुमंडल 3 घटकों से मिलकर बना होता है, उसमें जलवाष्प होता है, उसमें धूल के कण भी होते हैं और आपके विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम जो है सॉरी, अब जो है हम आगे जो देखेंगे वायुमंडल में स्थिरता कैसे होती है और वायुमंडल में अस्थिरता कैसे होती है, ठीक है। वायुमंडल में स्थिरता का क्या मतलब होता है और वायुमंडल में अस्थिरता का क्या मतलब होता है। तो वायुमंडल में स्थिरता का मतलब ये होता है कि जब जो हवा है या जो पवन है, पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि हवा मतलब हमने कल ही पढ़ा था गैसों का मिश्रण होता है। हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है ये? गैसों का मिश्रण है ना। हमने कल ही पढ़ा था कि हवा क्या है? एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है। अगर हम बात करें पवन की, तो पवन को हम अंग्रेजी में कहते हैं विंड, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हवा जो होती है वो गैसों का मिश्रण है। आप हवा और पवन को मिलाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। हवा एक अलग चीज़ होती है। हवा को हम लोग एयर भी कहते हैं और पवन को हम अंग्रेजी में विंड कहते हैं, ठीक है। पवन चलती कैसी है? पवन के चलने का क्या रीज़न है? ठीक है, क्योंकि पवन के चलने के कारण ही वायुमंडल में स्थिरता और अस्थिरता मतलब स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का जो सर्वप्रमुख कारण है वो क्या है? आपका पवन का चलना। और पवन कब चलेगी? पवन 2 कारणों से चलेगी। पवन कैसी चलती है? पवन क्षैतिज चलती है। क्षैतिज चलती है। पवन कैसी चलती है? क्षैतिज, ऐसी चलती है पवन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्षैतिज मतलब ये ऐसा, या ऐसा कह लीजिए, या इस तरीके से, है ना। तो पवन के चलने के 2 कारण हैं। एक तो है ताप प्रवणता और दूसरी चीज है दाब प्रवणता, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? पवन के चलने के 2 कारण हैं, या तो वो ताप प्रवणता के कारण हो सकता है या दाब प्रवणता, मतलब दोनों चीज़ें इसमें काम करेंगी, ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग टी से दर्शाते हैं और प्रेशर को हम लोग प्री से दर्शाते हैं, है ना। दाब यानी होता है प्रेशर और टेम्परेचर मतलब ताप, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो पवन होती है वो हमेशा क्षैतिज चलती है, मतलब ऐसी चलेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? ताप प्रवणता। ताप प्रवणता का मतलब ये होता है कि जब किसी स्थान में क्या होता है, या 2 स्थानों में किसका अंतर हो? ताप का अंतर हो। ताप का अंतर हो। जब किसी 2 स्थानों में ताप का क्या रहेगा? अंतर रहेगा। तो ताप का जहाँ पे अंतर रहेगा उसे हम लोग कहते हैं ताप प्रवणता। और दूसरी चीज होती है दाब प्रवणता, ठीक है। ताप प्रवणता और दाब प्रवणता, जब ताप का अंतर होता है तो उसे ताप प्रवणता कहते हैं और जब दाब का अंतर होता है तो उसे हम दाब प्रवणता कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक। और तीसरी चीज़, हमने 2 चीज़ सीखे, पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़। और एक तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर कैसा होगा? घटेगा, ठीक है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? दाब कम होता जाएगा, है ना। इसलिए टी जो है क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? दाब के। अगर दाब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। इसी से हमको क्या समझना पड़ेगा? पवन चलते कैसे, है ना। तो पवन के चलने का कारण क्या है? ताप प्रवणता और दाब प्रवणता। तो हमने माना कि ये हमारी पृथ्वी का धरातल है, यहाँ पर कोई स्थान ए है और यहाँ पर कोई स्थान बी है, ठीक है। अब ये हमारा सन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस वाले स्थान पर जो है सूर्य का प्रकाश
क्या है, ज़्यादा सीधा पड़ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अपन ऐसे ले लेते हैं सेंटर पॉइंट पे, है ना। तो ये ए और ये बी, ये पृथ्वी का क्या है, धरातल है, क्योंकि धरातल से क्या लगी हुई है, हवा लगी है, हवा कई परतों में विभक्त है ना। और ये फिर परत क्या बनाती हैं, आपकी वायुमंडल का निर्माण करती हैं। ठीक है, हमने कल जो 5 परतों के विषय में अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये हमारा सन है और ये पृथ्वी की धरातल है, उस धरातल से लगी हुई हमारी एयर है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो स्थान ए पे सूर्य का प्रकाश अगर सीधा पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। वहीं अगर हम इसकी तुलना करें ए से बी की, तो बी में क्या हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है। तो तिरछा पड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो क्या होगा ठीक है, पहले इसको देख लो। ए में क्या है कि सूर्य का प्रकाश जब सीधा पड़ रहा है तो यहाँ की हवा कैसी है, गर्म होकर कैसी होगी, ऊपर की ओर उठेगी, है ना। मतलब ये ऊर्ध्वाधर उठेगी, है ना, यानी वर्टिकली ये ऊपर की ओर क्या करेगी, राइज करेगी, ऊपर की ओर चढ़ने की ये कोशिश करेगी। क्योंकि जब हवा गर्म होती, सबसे पहले धरातल गर्म होगा, और धरातल गर्म होगा तो धरातल से लगी हुई हवा गर्म होगी, और हवा कई परतों में होती है, और ये पहली परत गर्म होगी, दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसा करते करते पूरी हवा गर्म हो जाएगी। और जब हवा गर्म होगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि गर्म हवा कैसी होती है, हल्की होती है, और हल्की होने के कारण क्या होगी, वो ऊपर की ओर राइज करेगी। जैसे यहाँ राइज करेगी ये, तो होगा क्या, मतलब यहाँ पर वायुदाब कैसा हो जाएगा, वायुदाब कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि जितना वायुदाब लग रहा था वो अब कम होगा, क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर किधर उठ रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। और दूसरा स्थान जो है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब तिरछा पड़ रहा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, क्योंकि इसकी तुलना में ठंडा है, तो यहाँ पर इसकी तुलना में क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। और हमने ये पढ़ा है, हमको इस बात को हमेशा याद रखना है, जब भी हम भूगोल पढ़ेंगे तो इस बात का याद रखना आप कि हवा हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब क्षैतिज रूप से हवा चलने लगती है तो उसे हम पवन कहते हैं। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर खालिस्तान हो गया तो इस खालिस्तान को भरने के लिए इधर से हवा चलना शुरू करेगी, और इसी हवा के क्षैतिज मूवमेंट को ही हम क्या कहेंगे, इसी को हम विंड कहेंगे या वाइंड कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब हवा ताप और दाब प्रवणता के कारण क्षैतिज रूप में चलना शुरू करती है तो उसे हम वाइंड कहते हैं। ठीक है, उसे वाइंड या हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। क्योंकि यहाँ खालिस्तान हुआ तो इस खालिस्तान को भरने के लिए यहाँ की हवा इधर आ रही है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, पवन कहते हैं। ठीक है, पवन का जो है, और जब भी पवन चलेगी तो पवन के चलने के कारण ही क्या होगा, वायुमंडल में स्थिरता होगी या अस्थिरता होगी। ठीक है, पवन के चलने के कारण ही क्या होता है, स्थिरता और अस्थिरता होती है। स्थिरता का मतलब जब पवन बिल्कुल भी ना चल रही हो तो क्या होगा, वायुमंडल बिल्कुल शांत होगा। जब पवन कैसी बहती है, क्षैतिज बहती है। अगर किसी भी स्थान में क्या है, किसी भी दो स्थान के बीच में अगर ताप प्रवणता और दाब प्रवणता शून्य हो जाए, मतलब दोनों जगह का दाब समान हो जाए या ताप समान हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि पवन चलेगी नहीं। और जब पवन में किसी प्रकार, मतलब वायुमंडल में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की मौसमिक दशाएं घटित नहीं होंगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वायुमंडल स्थिरता। जब पवन नहीं चल रही है तो हलचल नहीं होगी, और हलचल नहीं होगी तो वायुमंडल स्थिर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब किसी दो स्थानों के बीच में ताप प्रवणता और दाब प्रवणता होगी, और जब हवा चलेगी, मतलब जब पवन चलेगी तो पवन के चलने के कारण क्या होगा, वायुमंडल में अस्थिरता हो जाएगी, और अस्थिरता के कारण ही जो है फिर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं हैं वो घटित होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो। ठीक है,
तो कुल मिला के हवाओं के चलने के कारण और न चलने के कारण ही स्थिरता और अस्थिरता जो है वायुमंडल में बनी रहती है। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। टेम्परेचर मतलब होता है ताप और प्रेशर मतलब होता है दाब। अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घटेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हमेशा जो संबंध होगा वो कैसा होगा, दोनों के बीच में समानुपाती संबंध बिल्कुल नहीं होता। दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। फिर एक चीज़ समझिए, जो हवा होती है, वायुमंडल का जो परिसंचरण है वो दो तरीके से होता है। या तो एक क्षैतिज हो सकता है या फिर एक वर्टिकली होता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि पवन यहाँ ऐसी भी चल रही है और यहाँ से हवा कैसी हो रही है, ऊपर की ओर भी उठ रही है। ठीक है, ऊपर की ओर भी उठ रही है, तो मतलब यहाँ पर जो है पवन दो तरीके से चल रही है। ठीक है, एक तो क्षैतिज रूप में भी चल रही है और एक ऊर्ध्वाधर रूप में चल रही है। ठीक है, अभी हमने देखा इससे पहले जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया यहाँ पर ड्रॉ करके, तो उसमें आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वायुमंडल में जो पवन होती है उसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से क्या होता है, उसमें मोमेंट होता है। ठीक है, या तो वो क्षैतिज चलती है या तो फिर वो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे। देखिए, हमने वायुदाब भी समझ लिया, हमने पवन समझ लिया, है ना। ऊर्ध्वाधर पवन क्या है ये भी हमने देख लिया कि जब पवन ऊपर की ओर उठती है तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आरोहण। ठीक है, अब गुप्त ऊष्मा के बारे में हम देखेंगे। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं इसको? लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ में अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट का उदाहरण कैसे है? जैसे मान लो किसी पात्र में जल रखा हुआ है। ठीक है, ये पात्र है, इस पात्र में जल रखा है और नीचे से अगर हम इसको ताप दे रहे हैं, मान लो ये, इसको हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, जल रखा है एक पात्र में, जब इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो द्रव है ये अपनी क्या करेगा, अवस्था परिवर्तन करेगा और क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, इसमें ये गैस में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब भाप बन गई। तो भाप क्या है? इस गैस में क्या मौजूद है? पानी के अणु, पानी के अणु मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ जो द्रव था तो द्रव ने ऊष्मा पाकर अपनी अवस्था में जो परिवर्तन किया, इसी प्रक्रिया को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट एक प्रकार की गुप्त ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि पानी को जब हमने गर्म किया तो पानी गर्म होने के बाद किस रूप में बदल गया? जो पहले द्रव था वो द्रव से किस रूप में बदल गया? गैस में। और इसी गैस में जो थे पानी के अणु मौजूद थे, मतलब ये जो गैस है ये अपने साथ क्या लेके जा रही है? पानी के अणुओं को लेके जा रही है। ठीक है, और ये वापस जाकर जो क्या है, संघनित होगा और ये वापस से किस रूप में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इसे ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ में उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पूरे वायुमंडल में गुप्त ऊष्मा का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। आई होप कि आपको पवन के विषय में समझ में आया होगा। वायुमंडल परिसंचरण, स्थिरता अस्थिरता, पवन का क्षैतिज चलना, पवन का ऊर्ध्वाधर ऊपर उठना। ठीक है, ये सारी बातें शायद आपको समझ में आई होंगी। आपने लेटेंट हीट को भी समझ लिया। लेटेंट हीट वो हीट होती है या वो ऊष्मा होती है जो अवस्था परिवर्तन के लिए किसी पदार्थ के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं संघनन और वाष्पीकरण क्या होता है ना। तो संघनन और वाष्पीकरण को हम लोग देखते हैं।
तो ये हो गया गैस। तो जब द्रव को ऊष्मा दी जाती है तो द्रव किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इस गैस के पास में क्या मौजूद रहते हैं? जल के अणु या द्रव के जो हैं अणु मौजूद होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब द्रव का ऊष्मा पाकर गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और गैस का पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। हमने ये पढ़ा है आज तक। पहले भी आपने पढ़ा होगा कि द्रव जब गर्म होता है तो वो भाप बनता है ना? मतलब भाप मतलब एक प्रकार की गैस है। भाप क्या है? गैस है ना? और इस गैस में पानी के अणु मौजूद होते हैं। मतलब वो गैस होती है, वो अपने साथ क्या लेके जाती है? पानी के अणु को। और जब वो गैस ठंडी हो जाती है तो पानी के अणु भारी होने के कारण वापस नीचे की ओर आ जाते हैं। मतलब वापस से वो किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में वापस आ जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये संघनन है और ये वाष्पीकरण है। ताप प्रवणता के विषय में हमने देख लिया, दाब प्रवणता के विषय में हमने देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो है रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम जिसको कि अंग्रेजी में एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है उसको हम जो है अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, हमको 3D स्टाइल में सोचना है, मतलब त्रिविमीय आकृति जो है पृथ्वी की, हमको वैसी पिक्चर क्रिएट करना है और सोचना है। ठीक है, तो जब भी पृथ्वी जो है तो पृथ्वी के धरातल से लगी हुई क्या है? गैस है, मतलब आपके एयर है। एयर क्या है? बिल्कुल आपकी धरातल से चिपकी हुई है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सबसे पहले धरातल गर्म होगा और धरातल गर्म होगा तो धरातल से लगी हुई जो बिल्कुल करीब की जो हवा की जो परत होगी वो सबसे पहले गर्म होगी और फिर पहली परत से दूसरी, तीसरी, चौथी, कुल मिला के धीरे धीरे करके क्या होगा? आपका पूरा वायुमंडल गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस धरातल को ऊष्मा मिली सूर्य से तो ये गर्म होगा, तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। क्या होगी? हवा कैसी होगी? ऊपर की ओर उठेगी, उठते जाएगी और उठकर क्या होगी? ऊपर जाकर ये फैलना शुरू करेगी, ठंडी होगी। क्या होगी ये? क्योंकि ऊपर क्या है? क्योंकि ज़्यादातर जो होती हैं गैसें वो क्या होती हैं? भारी होती हैं और भारी होने के कारण क्या होती? नीचे की ओर बैठने का वो प्रयास करती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही धरातल गर्म हुआ तो यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठी और ऊपर जैसे उठेगी, ऊपर उठी और ऊपर जाकर क्या होगी? अब ये ऊपर क्यों उठ रही है? क्योंकि ये क्या हो रही है? गर्म है। तो गर्म चीज़ क्या होगी? हल्की होगी, और हल्की होगी तो हल्के होने के कारण वो ऊपर की ओर उसका राइजिंग होगा, मतलब वो ऊपर की ओर उसका आरोहण शुरू हो जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद ये क्या होगी? फैलना शुरू करेगी। पहले इसका आकार छोटा था यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद में इसका आकार आप देखें कि कैसा हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, अगर हम इसको एक गोला मान ले, ठीक है, अगर हम इसको एक बंद गोला मान ले इस हवा को, तो शुरू में क्या थे कि इसके अणु बिल्कुल पास पास में थे। ठीक है, जैसे जैसे इसको क्या हुआ कि ये एयर का जो पैकेट हम लोग मान लें, इसको एयर पार्सल मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं? एयर पार्सल, या एक बंद सिस्टम मान लें इस हवा के वॉल्यूम को। ठीक है, ये पूरी टोटल हवा ही है, तो हवा का एक छोटा सा ब्लॉक को हमने काटा और ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें ना तो ऊर्जा बाहर से ली जाती है और ना तो अंदर से ऊष्मा बाहर के वातावरण को दी जाती है। ठीक है, तो ये जो पैकेट था या जो पार्सल था ये प्रारंभ में छोटा था। ठीक है, क्योंकि इसके अणु कैसे थे? पास पास में थे। जब पास पास में थे तो इनकी कैसी थी? गतिज ऊर्जा कैसी थी? गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी। गतिज ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जब गति के कारण किसी पदार्थ में जो ऊर्जा पाई जाती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमने क्या माना कि टोटल क्या है? सब जगह तो हवा ही है,
तो हवा के हमने एक छोटे से पैकेट को, यानी एक छोटे से टुकड़ा, एक छोटे से ब्लॉक को हमने ले लिया। इसके अणु एकदम क्या थे, पास पास में थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद ये जो है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसके जो बुलबुले हैं, मतलब इसके जो कण हैं, वो क्या होगा कि ऊपर जाने पर क्या हो, आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु की जो परत है उसका जो घनत्व है वो ऊपर जाने के बाद कम होता है, और जब घनत्व कम होगा तो इसके अणु एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और दूर दूर होने के कारण क्या होंगे, ये इनके बीच की क्या है, जो गुप्त ऊष्मा है वो भी कैसी हो जाएगी, इनकी गुप्त ऊष्मा कैसी होगी, सॉरी गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं हम लोग, सॉरी गुप्त ऊष्मा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए पहले तो ये एयर पार्सल है ना। एयर पार्सल मतलब एक प्रकार का क्लोज सिस्टम है, इसमें ना तो बाहर से ऊष्मा ली जा रही है ना दी जा रही है। ठीक है, ये एयर पैकेट जो था या एयर पार्सल था प्रारंभ में छोटा था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, या इसी को अंग्रेजी में एडियाबैटिक कहते हैं, हिंदी में इसी को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, है ना। तो प्रारंभ में क्या था कि इसके अणु बिल्कुल पास पास में थे। जैसे जैसे ये एयर पार्सल जब ऊपर की ओर चला तो इसके अणु कैसे होंगे, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर क्या है कि वायुमंडल का घनत्व तो कम होता जाएगा, तो इसके अणु क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और जब दूर दूर जाएंगे तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो इसका तापमान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तापमान कम होगा तो आप देख रहे हो ये फैल रहा है, तो फैलने के कारण इस एयर पार्सल का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही। मान लो कोई एक पैकेट है, ठीक है, इसके अणु बिल्कुल एक दूसरे से कैसे हैं, मान लो बहुत पास पास में है, ठीक है, पास पास में है, तो वैसी स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। जब अणु पास में है तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और उसका तापमान भी ज़्यादा होगा। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उसका तापमान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। अब ये जैसे जैसे एयर पार्सल ऊपर की ओर आगे बढ़ेगा, तो ऊपर की ओर जब आगे बढ़ेगा तो इसके अणु क्या होंगे, एक दूसरे से जब दूर दूर जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने पर जब घनत्व तो कम होगा, जब घनत्व तो कम मिलेगा तो इसके अणु क्या है, एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, और ये जब दूर जाएंगे तो ये जो एयर पैकेट यहाँ पे हमको छोटा सा दिख रहा था, अब इसका आकार बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो इनकी जब गतिज ऊर्जा है, अणुओं के दूर जाने से इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा कम होगी तो इसका तापमान कैसा हो जाएगा, कम होगा, और तापमान कम होने से देखिए इसका आकार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा कि जब यही एयर पार्सल वापस से नीचे की ओर जब लैंड करेगा तो क्या होगा, इसके अणु फिर से वापस में पास पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक प्रकार का ऊपर से समझ लो दाब पड़ रहा है, एक प्रकार का क्या है, पिस्टन है। हमने देखा ना पिस्टन होता है, पिस्टन से हम किस चीज़ को, ऐसा पिस्टन आपने देखा होगा, किसी पिस्टन समझ लो, मतलब किसी एक प्रकार का कोई ऐसा सिस्टम समझ लो जिसमें कि कोई पिस्टन लगा है। पिस्टन समझ लो, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। पिस्टन जो है कोई चीज़ होती है जिसके सहायता से किसी चीज़ को क्या करता है, दबाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ लो कि जो एयर पार्सल था जिसका आकार ऊपर जाने पर क्या हो गया, बढ़ गया था, जब ये वापस से नीचे की ओर लैंड करेगा तो क्या होगा, इसके अणु वापस से क्या होंगे, पास पास आना शुरू हो जाएंगे, और पास पास आना शुरू होंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका तापमान भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद इसका आकार कैसा हो जाएगा, वापस से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम जो है एक बंद सिस्टम होता है, एक आइसोलेट सिस्टम होता है। इसी को ही एडियाबैटिक सिस्टम भी कहते हैं, इसी को आइसोलेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें प्रारंभ में जो होता है, जो एयर पैकेट होता है, एयर पैकेट मतलब ये हो गया कि चारों तरफ क्या है, धरातल में वायु है, तो वायु के एक छोटे से वॉल्यूम या छोटे से हमने एक पार्सल मान लिया, और ये पार्सल कैसा है, बंद पार्सल है। ठीक है, जिसके अंदर जो है उसके वायु के कण मौजूद हैं। तो ये एयर पार्सल था जो प्रारंभ में बहुत छोटा था। ठीक है, प्रारंभ में कैसा था, बहुत
छोटा था, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। गतिज ऊर्जा कम होने के कारण इसके जो अणु हैं, अणु जब दूर जाएंगे तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा कम होगी तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। वापस से हम ये वाली स्थिति देखें, ये जो बड़ा था एयर पार्सल जब नीचे की ओर लैंड करेगा तो इसके अणु क्या होंगे, वापस से पास पास आएंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, ऊपर से प्रेशर पड़ने के कारण टकराएंगे, तो टकराने के कारण क्या होगा, है ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा हो रही है तो टकराएंगे तो क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण से क्या होगा, गर्मी पैदा होगी, और जब गर्मी पैदा होगी तो तापमान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आते आते इसका आकार कैसा हो जाएगा, वापस धरातल पर आते आते उसका आकार छोटा हो जाएगा। तो कुल मिला के रुद्धोष्म प्रक्रम जो है एक प्रकार का बंद सिस्टम होता है, और इसी रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत जो है हमारा हवा का राइजिंग होना और फिर डाउन होना, ये सिस्टम चलता रहता है। और हमेशा याद रखिएगा, जो बरसात होती है, बारिश होने के लिए हमेशा हवा का ऊपर उठना ज़रूरी होता है, क्योंकि नीचे की जब जो हवा है वो गर्म होती है तो वो अपने साथ बहुत सारा जलवाष्प लेकर ऊपर जाती है, और ये जलवाष्प जो है जब ऊपर जाएगा, जब ये गैस फैलेगी, ठंडी हो जाएगी, तो उसके साथ में जो जलवाष्प है वो भी ठंडी हो जाएगी, और यहाँ पर जो धूल के कण रहती है उस पे जाकर ये जो हैं आपके जलवाष्प के कण क्या होंगे, वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे अनगिनत जो हैं धूल के कण जो जलवाष्प के कण हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, और जब उनके जुड़ने से क्या होगा, बादल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बादलों का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे बादलों का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, वापस वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने से वो वापस नीचे की ओर क्या होने लगेगी, उसके कारण बरसात होने लगेगी या बारिश होने लगेगी। ठीक है, तो हवा का हमेशा ऊपर उठना जरूरी है बारिश होने के लिए। बारिश कब होगी, जब हवा ऊपर की ओर उठ रही हो तब। ठीक है, हवा का ऊपर उठना जरूरी है, मतलब वायुमंडल में परिसंचरण होगा हवा का, तब ही जो है बारिश की कंडीशन निर्मित होगी, तभी तूफान की स्थिति निर्मित होगी। तो कुल मिलाकर वायु का परिसंचरण होगा तभी जो है सारी मौसमी दशाएं होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है वो हमारे वायुमंडल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसके बगैर हम जो हैं अपने वायुमंडल में हवा का आरोहण और नीचे आना, मतलब नीचे की ओर लैंड होना, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो है एक प्रकार से हमारे वायुमंडल के लिए अति आवश्यक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद में आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग देखेंगे जलचक्र के विषय में, जलचक्र क्या होता है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और नहीं भी आई होंगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको आपको बता दूं। जो भी चीज़ आपको समस्या ऐसी लग रही है कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही उसे अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, और ना ही अपने मित्रों को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भैया मेरा एजुकेशन चैनल है, तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे अपनी सेवा का अवसर ज़रूर दें। और मुझे ये भी बताएं कि वीडियो में क्या कमी रह जाती हैं, चाहे लाइट का इशू हो या कोई इशू हो, तो मुझे बिल्कुल बता दीजिएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ क्लास को यहीं रखते हैं। कल हम जलचक्र के विषय में पढ़ेंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम।